हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान रीट और आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इसके अलावा राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा अतीत। तो दोस्तों वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि दोस्तों आपके पेपर में इन क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा अतीत। पहला प्रश्न देखिए आप, हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? तो हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता हमें शिलालेख, ठीक है, और पुरातन सामग्री, ठीक है। शिलालेख जितने भी हैं पत्रों पे लिखे हुए उनके माध्यम से, और पुरातन लेख, पुरातन सामग्री मतलब प्राचीन जमाने की सामग्रियाँ, ठीक है, वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातात्विकताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों ये पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं, किसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा और पंजाब में स्थित है, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। कौन था? हड़प्पा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? तो दोस्तों पाकिस्तान की बात करें हम तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कोटदीजी है एवं चन्नोदड़ो है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया था? तो पंजाब का हड़प्पा, ये दे रखा है ना दोस्तों ये, ठीक है। तो पंजाब वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी है दोस्तों, ठीक है। और अब पहले आज़ादी के पूर्व ये इंडिया के अंदर आता था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में हैं? तो दोस्तों भारत की बात करें हम तो भारत में रोपड़ है, लोथल है, धोलावीरा है और कालीबंगा है, ठीक है दोस्तों। रोपड़ पंजाब में है, लोथल हमारे गुजरात के अंदर है। इसके अलावा क्या नाम से धोलावीरा है और कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर का है, ठीक है। आगे देखिए आप, वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई है? तो वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई है। सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है तो दोस्तों शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु की माँ सरस्वती को कहा जाता है, सिंधु की माँ सरस्वती को कहा जाता है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों देखो, सिंधु के समकालीन नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें हम तो मिस्र की नील घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात और चीन की हुआंगो नदी की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता है वो किसके? सिंधु के समकालीन सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता है? तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियों के किनारे थी? तो मिस्र की तो नील नदी के किनारे थी, ठीक है, मिस्र की नील नदी के किनारे थी। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजलार फरात मतलब नदी का नाम है दोस्तों ये, ठीक है, दजला फरात के किनारे थी। और चीन की जो है वो हुआहिंगो नदी के किनारे सभ्यता पनपी थी दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ में है जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। 1961 में 2 टीलों के बीच में इस सभ्यता के स्थल को खोजा गया था। आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों आहड़ की बात करें हम तो उदयपुर में है, इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो बागोर सभ्यता स्थल, तो बागोर कहाँ पर स्थित है? तो बागोर दोस्तों भीलवाड़ा में है, बागोर भीलवाड़ा में। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, शानदार और जानदार, भीलवाड़ा में है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, बालाथल व गिलोड सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है। नौ सभ्यता स्थल की बात करें तो भरतपुर में है और ये भी ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्रयुगीन यानी कि ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ पर मिली है? तो दोस्तों ये कहाँ पर मिली है? भरतपुर में, ठीक है। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चंद्रावती, देखो दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंद्रावती कहाँ पर है? सिरोही में, चंद्रावती सिरोही में है। पचमाता सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो पचमाता राजसमंद में है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थल की बात करें तो ये सीकर के अंदर है दोस्तों। देखो यहाँ तक का तो आपको याद है, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूज करने वाले हैं आपको, ठीक है। इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पचमाता कहाँ पर है दोस्तों? तो पचमाता की बात करें हम तो पचमाता राजसमंद में है और चंद्रावती सिरोही के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो गणेश्वर की बात करें दोस्तों तो ये सीकर के अंदर है, सीकर के अंदर, और किस नदी के तट पर है? कांतली नदी के तट पर ये विकसित हुई है सभ्यता, ठीक है। बेराट सभ्यता स्थल, तो बेराट जयपुर की साइड का है, तो जयपुर की बात करें जयपुर में है, और महाभारत काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल थी। देखो दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है। तरखान वाला डेरा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो दोस्तों ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान वर्ष इसका करें तो वर्तमान हो जाएगा 4500 क्या हो जाएगा? 4500 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो अब हमारा अतीत के बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति। वैदिक सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या बात करें 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद में हैं? तो यजुर्वेद में है। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में हैं? तो ये सामवेद में है। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ है? तो दोस्तों ये संगीत की सामवेद से हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों ये अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वेदों से संबंधित हो गया, ठीक है। वेदों के कितने भाग हैं? तो वेदों के भाग की बात करें दोस्तों तो ये भी 4 भाग है। कौन कौन से हैं? संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन है? देखो निम्न में से वेदों का भाग नहीं है, प्रश्न से पूछा जा सकता है आपसे। तो संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, और एक दे देगा उसमें कुछ न कुछ, ठीक है। आगे देखिए आप, जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये 16 किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे देखिए दोस्तों, वैदिक काल में एक और प्रश्न शायद ऊपर छूट गया, हाँ ठीक है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो दोस्तों आश्रमों की बात करें तो आश्रमों को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म है। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? तो आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब को माना गया है। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये परिवार के लिए हुआ है। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता था? दोस्तों कुटुंब यानी कि छोटे छोटे जो परिवार होते थे उनसे मिलकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। ग्रामों के मिलने से क्या बनता था? तो ग्रामों के मिलने से विश्व बनता था। क्या बनता था दोस्तों? विश्व बनता था। और विष का जो मुखिया होता था दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? उसको विषपति कहा जाता था। विष के समूह को अब देखो विषों के जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता था? उसको जन कहा जाता था, ठीक है। और जन का शासक क्या कहलाता था दोस्तों? जन का शासक जनपति या राजन कहलाता था, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। दोस्तों क्या था? कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वैदिक काल में खिल्ले भूमि किसको कहा जाता था? तो दोस्तों खिल्ले भूमि की बात करें तो ये बंजर भूमि को खिल्ले भूमि कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी को पणी कहा जाता था। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में बताया गया? तो निष्क के बारे में बताया गया है। वैदिक सभ्यता में व्यापार कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? तो वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलन में थी, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। और दोस्तों इससे एक प्रश्न आपका 101% आएगा, ये लिख के ले लो आप मेरे से, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखो वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो कुभा जो नदी है उसका वर्तमान नाम की बात करें तो काबुल नदी है दोस्तों। क्या नाम है? काबुल नदी। कुभा का वर्तमान नाम काबुल। तो आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उसका तत्कालीन नाम और तत्कालीन नाम मतलब उस टाइम का, ठीक है। और वर्तमान कालीन नाम मतलब अभी क्या नाम है उसका, ठीक है। कुमुर्दा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुलम। कुबर्दा का मतलब कोमल। गोमती, गोमल। सुवस्तु, स्वाद, ठीक है। आगे देखिए आप, सिंधु नदी का सिंध था। वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, अस्कनी चिनाब, ठीक है दोस्तों। अस्कनी चिनाब, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन तो शतुंद्री सतलज, दुष्दती सरस्वती, ठीक है दोस्तों। सरस्वती नदी। और हनुमानगढ़ में इसी को घग्गर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी, ठीक है। आगे देखिए आप, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य।
तो महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य की बात करें अपन, तो देखो जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता है उसे जनपद कहा जाता है। बड़े बड़े जनपदों में छोटे छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों महाजनपद का निर्माण होता है। महाजनपदों की संख्या कितनी? तो महाजनपदों की संख्या 16 है। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों की राजधानी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी एक प्रश्न लिख के ले लो आप, यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। अब किस शिफ्ट में आता है ये मुझे पता नहीं, ठीक है। देखिए आप, महाजनपद और इनकी राजधानियाँ, तो दोस्तों अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा है। मगध की बात करें तो पाटलिपुत्र है। काशी की बात करें वाराणसी है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती है। वज्र की बात करें तो वैशाली है। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर पावा है। चेदी की बात करें तो शक्तिमती है। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी है। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इतना फास्ट और इतने अच्छे तरीके से मैं जो समझा रहा हूँ आपको दोस्तों आपका समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है और आपको समय की बचत हो रही है और आपको कहीं बहुत सारा डेटा मिल रहा है आपको और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है दोस्तों। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्त हैं उन तक भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आगे बात करिए, देखिए वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की अहिछत्र कापिल्यम, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो आगे देखिए मत्स्य, दोस्तों ये रीट में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये है, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन, मथुरा की, ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला प्रश्न है ऊपर वाला, ठीक है, ये 2018 रीट में जब पूछा जा चुका है और ये वाला 2015 की रीट में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। आप देख लेना वाले से उठा के पेपर, ठीक है। आगे देखिए अस्मक की बात करें तो पोतन अस्मक की, पोतन अवंती की, उज्जैनी या महिष्मती, कंबोज की राजपुर और गांधार की तक्षशिला, ठीक है दोस्तों। गांधार की तक्षशिला ये प्रमुख राजधानी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? तो दोस्तों पांडवों की बात करें हम तो पांडवों ने कहाँ पर अज्ञातवास बिताया था? तो दोस्तों ये विराटनगर में, ठीक है। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है? तो दोस्तों काशी को माना गया है, ठीक है। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया? तो कौशल की को अयोध्या बताया गया है। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया? तो दोस्तों श्रावस्ती को बताया गया है। महाजनपद काल में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस जनपद से था? तो दोस्तों ये चेदी से था, ठीक है, चेदी से, ठीक है। आगे देखिए आप, सूरसेन के किस राजवंश ने कृष्ण का जन्म हुआ था? मतलब सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो दोस्तों यादव राजवंश में हुआ था। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का अंग था? तो गांधार महाजनपद का था। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो गणपति। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। महाभारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है? तो मगध जनपद को कहा जाता है। यानी कि महाभारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है? तो ये मगध जनपद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, मगध की सेना के संपूर्ण अंग थे। मगध की सेना के संपूर्ण अंग थे दोस्तों, कौन थे? हाथी, ठीक है। मगध राज्य की राजधानी किसे माना गया है? तो गिरिब्रज। मगध राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज को माना गया है, ठीक है। मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों अजातशत्रु का, ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान है। किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? तो नंद वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने मगध की सेना में वृद्धि की। नंद वंश के शासन के पतन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो अतिरिक्त कर, ठीक है, अतिरिक्त कर। नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य बना, ठीक है दोस्तों। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, ठीक है दोस्तों। मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत की बात करें तो मौर्यकालीन शासनकाल रहा तो दोस्तों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है, 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो दोस्तों ये किसका रहा? चाणक्य का रहा। और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसी को हम कौटिल्य कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? तो दोस्तों घनानंद का, ठीक है दोस्तों, किसका था? घनानंद का, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, देखो मौर्य साम्राज्य की स्थापना
मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ये किसका था दोस्तों? आचार्य चाणक्य का था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? तो दोस्तों ये घनानंद का था। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्ययन कार्य करते थे? तो चाणक्य जो अध्ययन का कार्य करते थे वो कहाँ करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अब दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और कौटिल्य को ही हम चाणक्य, चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसके 3 नाम है दोस्तों। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था दोस्तों। ठीक है। सिकंदर ने किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त से बुरी तरह से पराजित किया? देखो सिकंदर क्या कह रहा है दोस्तों आपसे? सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को? सिकंदर का मतलब सिकंदर कौन था? यूनान का था दोस्तों। ठीक है। और उसके उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया। तो दोस्तों बात करें तो सेल्यूकस ने। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर था, उसको बुरी तरह से पराजित किया था। और सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना। ठीक है दोस्तों, हेलेना। ठीक है। और हेलेना का विवाह फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका? तो दोस्तों किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। ठीक है। मेगस्थनीज। ठीक है। अब आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पेपर में कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था सर्वप्रथम? तो दोस्तों मेगस्थनीज की बात करें तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फाहियान की बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। सॉरी, हर्षवर्धन के में। ठीक है। फाहियान हर्षवर्धन के में। ठीक है। आगे देखिए आप, मेगस्थनीज की रचना है। तो दोस्तों मेगस्थनीज की रचना की बात करें तो इंडिका है। ये 2015 रीट में पूछा जा चुका है दोस्तों प्रश्न। ठीक है। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? तो दोस्तों जैन धर्म में भद्रभाव को। ठीक है दोस्तों, किसको बनाया? चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? तो जैन धर्म के भद्रभाव को बनाया था। और श्रवण बेलगोला में गुरु बनाकर तप मार्ग अपनाया था दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, किस मौर्य शासक को अमित्रघात? ठीक है दोस्तों, अमित्रघात। देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमित्रघात। ठीक है। अमित्रघात ये पूछा जाए आपसे, अमित्रघात। तो दोस्तों ये कौन? बिंदुसार। ठीक है। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो दोस्तों बिंदुसार को। ठीक है दोस्तों। ठीक है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे की बात करें अपन तो देखो सम्राट अशोक का उसके शिलालेखों में क्या नाम आता है? तो दोस्तों सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक का उसके शिलालेखों में क्या नाम आता है? तो देवानंद प्रियदर्शी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य शासन का सम्राट कब बना? तो दोस्तों ये 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दोस्तों, अशोक मौर्य। अशोक। ठीक है ना। अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? तो 269 ईसा पूर्व। ठीक है। अब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सम्राट अशोक। ठीक है। किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक के हृदय परिवर्तन किया? तो दोस्तों एक भयानक युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध। ठीक है। उसमें कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद में ये एक जैन मुनि हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक भाषा में है। किसके? अशोक के। ठीक है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। अशोक की अच्छी शिक्षा किस नाम से चर्चित हुई? तो दोस्तों ये अशोक के धम्म के नाम से। ठीक है। अशोक की जो अच्छी शिक्षाएं थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों पेपर में। यानी कि अशोक की जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो किस नाम से चर्चित हुई है? तो ये अशोक के धम्म के नाम से प्रसिद्ध हुई है। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई? तो बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी अशोक के काल में संपन्न हुई? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की तृतीय संगोष्ठी। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको जब पढ़ाया था उस टाइम पे। तो मैंने बताया था, राजा महाराजा आजा विश्व सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। तो पटाओ मत आशिक यानी कि तीसरी बार आ रहा है ना, तो तृतीय संगोष्ठी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंगल द्वीप। ठीक है दोस्तों, कहाँ की बात चल रही है? सिंगल द्वीप यानी कि श्रीलंका की बात चल रही है। किसे भेजा? तो उसकी पुत्री थी
संघमित्रा और महेंद्र, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश में, अब दोस्तों ये वाला प्रश्न तो पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है, अब ये वाला पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश में किसे भेजा, तो यवन प्रदेश की बात करें तो महारक्षित को, ठीक है दोस्तों, किसको भेजा, महारक्षित को, ठीक है। तो यवन प्रदेश में, ठीक है, महारक्षित को। दोस्तों यवन यानी कि जो जवान होगा ना दोस्तों, वही तो महान लोगों की रक्षा करेगा दोस्तों। तो इसका ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है, यवन यानी कि जिसके यौवन पर जवानी होगी दोस्तों, वही महान लोगों की रक्षा करेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी, ठीक है दोस्तों, वनवासी प्रदेश में यानी कि उत्तरी कनाडा में, वनवासी प्रदेश यानी कि उत्तरी कनाडा में किसे भेजा, तो दोस्तों ये रक्षित को भेजा था दोस्तों, किसको भेजा, रक्षित को भेजा था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि यानी पेंगू, ठीक है दोस्तों, क्यों कौन, स्वर्ण भूमि यानी कि पेंगू में किसे भेजा, तो दोस्तों देखो स्वर्ण भूमि आ रहा है ना दोस्तों, स्वर्ण सोने का, तो ऐसा नाम किसका है, सोन व उतरा को इन दोनों को भेजा है दोस्तों, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा, तो दोस्तों ये कुषाणों का रहा दोस्तों, ठीक है। प्रमुख कुषाण शासक कौन था, तो कुषाण शासक की बात करें तो सम्राट कनिष्क था दोस्तों, ठीक है। और आगे की बात करें अपन तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बात करें, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्वचित्रित सिक्के चलाए, तो दोस्तों ये किसने, समुद्रगुप्त ने दोस्तों, ठीक है, समुद्रगुप्त ने, ठीक है दोस्तों। यानी कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्वचित्रित सिक्के चलाए, तो समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा लिखी थे दोस्तों, लिखित है, जो समुद्रगुप्त का मंत्री और लेखक था, किसका था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त का। यानी कि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हरिसेन कौन था, तो ये समुद्रगुप्त का मंत्री और लेखक था दोस्तों। और प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों, प्रशस्ति ये भी मैं बता देता हूँ आपको, तो राजा की प्रशंसा में जो लिखे गए लेख होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को वीणा वादन का शौक था। आगे बात करते हैं, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों किस गुप्त शासक को सॉरी एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य मतलब द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है ना, सॉरी विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किस विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो दोस्तों शकों को परास्त किया है दोस्तों, ठीक है। किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए, तो दोस्तों विक्रमादित्य ने, ठीक है, विक्रमादित्य ने। और कौन सा संवत चलाया था, विक्रमी संवत चलाया था दोस्तों। अब यहाँ एक प्रश्न और बता देता हूँ दोस्तों, जो अभी 2022 की रीट में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। क्या प्रश्न था दोस्तों, ये है विक्रमी संवत चलवाया था किसने, विक्रमादित्य ने। किसने चलवाया था, विक्रमादित्य ने, ठीक है। लेकिन बात करो दोस्तों, एक और था शक संवत। और दोस्तों ये शक संवत है, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है, शक संवत है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए, तो विक्रमादित्य ने, ठीक है, विक्रमी संवत चलाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन थे, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन थे, तो दोस्तों कौन कौन थे, इनके 9 रत्नों को याद रख लेना दोस्तों, विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन थे। इसमें बात करें हम तो महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, चपणक, अमर सिंह, संक, बेताल भट्ट, घटकर पर, वहामीर और भररुचि। दोस्तों इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आप याद हो जाएंगे। देखो, महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, चपणक, अमर सिंह, संक, बेताल भट्ट, घटक पर, वहामीर और भरूची, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया, तो दोस्तों कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया, तो दोस्तों देखो विक्रमादित्य के दरबार में आया था कौन, फाहियान, ठीक है, फाहियान आया था दोस्तों, ठीक है। फाहियान विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों, फाहियान विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था दोस्तों, तो वो
मेगस्थनीज आया था दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, तो वो कौन था, ह्वेनसांग, ठीक है दोस्तों, ह्वेनसांग, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश का शासनकाल, ठीक है, गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, अब इस पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो आप, देसी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे, तो देसी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे दोस्तों, तो 2 पथ थे दोस्तों, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ठीक है। व्यापार के लिए एक तो उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ, ठीक है, 2 प्रकार के पथ थे। उत्तरापथ का उल्लेख करो, तो दोस्तों उत्तरापथ का उल्लेख करो तो ताम्रलिप्ति बंगाल से पाटलिपुत्र तक, ठीक है। ताम्रलिप्ति कोई शहर है वहाँ से बंगाल से और पाटलिपुत्र तक, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, तक्षशिला, पुष्प कलावती, ठीक है ना, पुष्प कलावती, और अफगानिस्तान, काबुल से बक्स तक, ठीक है। ये उत्तरापथ था दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें हम हमारी संस्कृति और विरासत की बात करें तो देखिए दोस्तों, हमारी संस्कृति और विरासत, अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं, किस्म की बात कर रहा है दोस्तों, अस्थियों के ऊपर, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है उनके ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार, यानी कि वृत्त कैसा होता है, वृत्त तो गोल होता है, यानी कि अर्धवृत्ताकार की बात कर रहा है। टीले क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, स्तूप कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्तूप कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है। अमरावती स्तूप कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तो अमरावती स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। भरहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर हैं, तो ये कोलकाता संग्रहालय में, भरहूत, ठीक है दोस्तों, भरहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है, तो ये कोलकाता संग्रहालय में है। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप कहलाते हैं दोस्तों, ये चैत्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चैत्य कहलाते हैं। भिक्षु के रहने के लिए बनाई गई गुफा बिहार कहलाती है, क्या कहलाती है, बिहार कहलाती है। चैत्य तथा बिहार की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इनकी दीवारों पर चित्र, देखो क्या कह रहा है दोस्तों, चैत्य तथा बिहार की मुख्य विशेषता क्या थी, इनकी दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। देखो इनकी जो दीवारें हैं उन पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का क्या मिलता है, चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो अजंता की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, बागोरा नदी की घाटी में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में और बागोरा नदी की घाटी में, ठीक है। अजंता की गुफाएं कितनी है, तो अजंता की गुफाएं की बात करें तो 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य हैं दोस्तों, कौन सी है, 5 चैत्य हैं। और चैत्य क्या होती है दोस्तों, गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप, ठीक है, गुफा के अंदर पूजा का निर्मित ठोस स्तूप क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। तो यानी कि दोस्तों कुल 29 गुफाएं, जिनमें 5 कौन सी है, चैत्य हैं। आगे देखिए आप, 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए थे दोस्तों, सब कहाँ चले गए थे, एलोरा चले गए थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि 490 ईसा पूर्व अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए, एलोरा में चले गए। स्थानीय भाषा में इसको वेल्लूर बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, वेल्लूर बोलते हैं, ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है, तो दोस्तों ये मौर्य काल से माना जाता है, यानी कि भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से माना जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, तो दोस्तों ये 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ के आधार में कौन कौन से जानवर उल्लेखित हैं, तो दोस्तों ये बैल है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद कर लीजिए आप, ठीक है। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना गया है, तो दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया दोस्तों, ठीक है। भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल गुप्त काल को माना गया दोस्तों, ठीक है। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचना की बात करें तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलता है दोस्तों, हर एग्जाम में, एमपीटेट में भी सन 2018 में भी इसमें बहुत प्रश्न देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। देखो प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, तो दोस्तों देखो साहित्यकार की बात करें, साहित्यकार और रचना, तो दोस्तों विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र है, कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है और कुमार संभव है। क्षुद्रक की बात करें तो मृच्छकटिकम है,
क्षुद्र की बात करें तो मिर्च कट्टी में क्या है। अमर सिंह की बात करें तो अमरकोश है, अमर सिंह की अमरकोश है। सम्राट हर्ष की बात करें तो रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शी का है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की हर्षचरित है। इलांगरे आदिगल, इलांगरे आदिगल, ठीक है दोस्तों। ऐसे लोगों की ही फंस जाती है दोस्तों, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो इलांगरे आदिगल की कौन सी दोस्तों, शिल्पादिक्रम, शिल्पादिक्रम, और जो कि तमिल है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें अपन तो शीतलेर सतनार, शीतलेर सतनार की बात करें तो मणि मेकलई। आगे देखिए आप आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा, तो आयुर्वेद के ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों ये चरक ने लिखा था। शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो दोस्तों ये सुश्रुत संहिता में मिलती है। शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा की जानकारी हम बात करें तो सुश्रुत संहिता में मिलती है। आर्यभट्ट का संबंध किससे था, तो आर्यभट्ट का संबंध खगोल विज्ञान से था। आर्यभट्ट की रचना कौन सी है, तो आर्यभट्टीय है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है, तो दोस्तों विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम, भिक्षुओं के लिए जितने प्रकार के नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है, सुत्त पिटक की बात करें अपन तो बुद्ध की भिक्षाएं, सॉरी शिक्षाएं। देखो एक तो है विनय पिटक, इसमें तो भिक्षुओं के लिए नियम को बताया गया है, और सुत्त पिटक में क्या बताया गया, तो बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है वो सुत्त पिटक में है, और बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए जो नियम दिए हैं वो विनय पिटक में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक में क्या संग्रहित है, तो अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक में धर्म व सांसारिक ज्ञान के विषय हैं, धर्म व सांसारिक ज्ञान के विषय हैं, ठीक है। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है, तो तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये संगम साहित्य कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, तो दोस्तों आज हमारा ये कक्षा 6 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और आरबीएससी कक्षा 6 को मैंने आपको समापन कर दिया दोस्तों। मैंने पहले इसमें ज्योग्राफी आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस पढ़वाया, और उसके बाद में आज मैंने आपको इतिहास भी हमारा अतीत के नाम से था वो मैंने पूरा करवा दिया है दोस्तों। अब दोस्तों कक्षा 6 जब हमारा पूरा हो ही गया है आरबीएससी, तो हम अब कक्षा 6 की ही क्या लेके आएंगे दोस्तों, राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक हमारे आरबीएससी में चलती है उस बुक को लेके आएंगे, और उसको हम सोल्व करवा देंगे दोस्तों इसी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर दोस्तों तक पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।